और क्या कंसेप्ट है इसके अंदर वो भी लिख लें, पहले लिख लेते फिर सारी बातें समझते हैं। अगली समस्या सुनिए इस मॉडल। दिस मॉडल was not able to explain दो प्रकार के इफेक्ट नहीं समझा पाया। एक था ज़ीमैन इफेक्ट और एक था स्टार्क इफेक्ट, टोनी स्टार्क। देखिए ज़ीमैन इफेक्ट होता है, क्या होता है वो भी लिख देता हूं मैं आगे। स्प्लिटिंग ऑफ, ये पूछा जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in the presence of magnetic field। ठीक है, दूसरा वाला है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in the presence of स्टार्क इफेक्ट में लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सब क्या कथा कहानी चल रही है इसको समझते हैं। चलिए यहां से आ जाओ, यहां से पढ़ना शुरू करिए। स्टार्क इफेक्ट में लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सब क्या कथा कहानी चल रही है इसको समझते हैं। चलिए यहां से आ जाओ, यहां से पढ़ना शुरू करिए। इंग्लिश लिखा पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं हिंदी में समझाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में इन्होंने कोई विचार व्यक्त नहीं किया। इनसे पूछा कि भाई साहब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो गए तो फिर इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो लगेगा। अभी तो आप सारी बातें एक इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एट्रैक्टिव फील्ड में घूम रहा है ऐसा बोलते हैं, तो उसको फोर्स बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कई सारे होंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बारे में आपका क्या कहना है? तो इन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं समझ में आता इस बारे में। तो कहा गया आपकी समस्या नंबर 1 है। नंबर 2 समस्या MBR is equal to NH/2π इन्होंने इस्तेमाल किया था, जबकि इसका इनके पास कोई भी मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं था। एम्पिरिकल तरीके से एक्सपेरिमेंट से डेटा चेक करके एंगुलर मोमेंटम निकाल के क्वांटाइज कर दिया था। ये भी इनकी एक समस्या है। समस्या नंबर 3, इस व्यक्ति ने क्वांटम थ्योरी उठा करके एक जगह लगा दी और उसी जगह पे साथ ही साथ क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स भी लगा दी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा डाला। तो ध्यान दीजिए, फिजिक्स में अगर मान लीजिए क्वांटम थ्योरी आप पढ़ेंगे तो एकदम अलग कंसेप्ट है, अलग ही लेवल का कंसेप्ट है, वो उसका मैकेनिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स मतलब मैकेनिक्स की बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो मैकेनिक्स एक अलग पूरा पोर्शन है और क्वांटम थ्योरी एक अलग कंसेप्ट है। इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं। विदाउट एनी कोरिलेशन आप फिजिक्स के दो कंसेप्ट एक जगह पे थोड़ी लिख सकते हैं। अब पता लगा सोचें भाई साहब मैं एक ऑप्टिक्स का कंसेप्ट उठा लूं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का उठा लूं और कहीं दोनों एक जगह लेके कुछ डिवाइड कर दूं, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। ऑप्टिक्स का फॉर्मूला उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला उठा के डिवाइड करना शुरू कर दो। तो ये बिगेस्ट ड्रॉबैक है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इन्होंने दो अलग अलग बिल्कुल कंसेप्ट को एक ही जगह पे इस्तेमाल कर डाला। ये बिगेस्ट ड्रॉबैक है, पूछा जाता है कई बार, तो ये लिख लेना भैया, ये वाला बिगेस्ट ड्रॉबैक है। ठीक है, नेक्स्ट was not able to explain the concept of fine spectral line। ये फाइन स्पेक्ट्रल लाइन के कंसेप्ट को नहीं समझा पाया। क्या होती है फाइन स्पेक्ट्रल लाइन? इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन तो समझाई, जैसे आप पीछे पढ़ रहे थे ना, वो जो 4 से 3 पे जा रही थी स्पेक्ट्रल लाइन, वो तो समझाई। लेकिन हर स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारी पतली पतली और भी लाइंस होती है, यानी कि एक स्पेक्ट्रल लाइन कई सारी पतली पतली लाइंस का कनेक्शन होता है, या ये बोल सकते हैं एक तरीके से उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो सेवरल स्मॉल स्पेक्ट्रल लाइंस प्रेजेंट आई थिंक इसके अंदर, हर स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर। तो उन स्मॉल स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या बोला गया? उन्हें बोला गया फाइन स्पेक्ट्रल लाइन। इनके बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। इनसे पूछा गया क्या है, इनका हमें सब नहीं पता है, तो ये नहीं समझा पाया, इसके बारे में कोई बात नहीं कर पाया, तो ये इनकी समस्या है। अच्छा, कहां से इसे ऑब्जर्वेशन में लाया गया फाइन स्पेक्ट्रल लाइन को? अगर आप एक हाई रिजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोस्कोप लेंगे, मतलब प्रिज्म आप लीजिए अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का, तो आप क्या करेंगे? देखिए प्रिज्म के थ्रू ही जब आपने उसको पास किया था ऐसे प्रिज्म के थ्रू, तो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये प्रिज्म है, इसकी जो रिजोल्यूशन पावर इसको बढ़ा दीजिए। अगर रिजोल्यूशन पावर आप बढ़ा देंगे इस प्रिज्म की, तो क्या करेगा, जो आपको यहाँ से लाइंस मिल रही थी स्क्रीन के ऊपर, जो पैटर्न मिल रहा था उसके अंदर का पैटर्न दिखाना शुरू कर देगा। तो जो लाइंस आपको एक एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी, उसके अंदर की जो छोटी छोटी लाइंस है जिनसे मिलके वो बनी है, वो भी दिखाना शुरू कर देगा। तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए, फाइन स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्जर्व करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं लैब में? हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि प्रिज्म।
दूसरी बात, अगर आपको ये स्पेक्ट्रल लाइन देखनी है, ये वाली जो फाइन है, तो एक और तरीका हो सकता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं कई सारी छोटी छोटी स्पेक्ट्रल लाइंस में, तो भी आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो भी ये स्प्लिटिंग हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड या अगर रिजॉल्व वो तो समझाई, लेकिन हर स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारी पतली पतली और भी लाइंस होती है, यानी कि एक स्पेक्ट्रल लाइन कई सारी पतली पतली लाइंस का कनेक्शन होता है, या ये बोल सकते हैं एक तरीके से उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो सेवरल स्मॉल स्पेक्ट्रल लाइंस प्रेजेंट आएंगी किसके अंदर, हर स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर। तो उन स्मॉल स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या बोला गया, उन्हें बोला गया फाइन स्पेक्ट्रल लाइन। इनके बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं थी, इनसे पूछा गया क्या है, इनका हमें सब नहीं पता है, तो ये नहीं समझा पाए, इसके बारे में कोई बात नहीं कर पाया, तो ये इनकी समस्या। अच्छा, कहां से इसे ऑब्जर्वेशन में लाया गया फाइन स्पेक्ट्रल लाइन को। अगर आप एक हाई रिजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोस्कोप लेंगे, मतलब प्रिज्म आप लीजिए अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का, तो आप क्या करेंगे, देखिए प्रिज्म के थ्रू ही जब आपने उसको पास किया था ऐसे प्रिज्म के थ्रू, तो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। अब आप क्या करिए, जो प्रिज्म है इसकी जो रिजोल्यूशन पावर इसको बढ़ा दीजिए। अगर रिजोल्यूशन पावर आप बढ़ा देंगे इस प्रिज्म की, तो क्या करेगा, जो आपको यहाँ से लाइंस मिल रही थी स्क्रीन के ऊपर, जो पैटर्न मिल रहा था उसके अंदर का पैटर्न दिखाना शुरू कर देगा। तो जो लाइंस आपको एक एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी उसके अंदर की जो छोटी छोटी लाइंस है जिनसे मिलके वो बनी है, वो भी दिखाना शुरू कर देगा। तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए, फाइन स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्जर्व करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं लैब में, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि प्रिज्म। दूसरी बात, अगर आपको ये स्पेक्ट्रल लाइन देखनी है, ये वाली जो फाइन है, तो एक और तरीका हो सकता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं कई सारी छोटी छोटी स्पेक्ट्रल लाइंस में, तो भी आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो भी ये स्प्लिटिंग हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये जो स्पेक्ट्रल लाइन इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है और ये दिखना शुरू हो सकती है। और इन स्प्लिटिंग को, जो मैग्नेटिक फील्ड वाली प्रेजेंस में स्प्लिटिंग है उसको जीमैन इफेक्ट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होती है उसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। याद रखने का तरीका देखिए, जीमैन में एम बहुत आ रहा है, जीमैन जीमैन देखिए बोल के देखिए, तो एम जैसे मुंह के अंदर फंस जा रहा है, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रहेगा। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट, दूसरा वाला कैसे ध्यान रखूंगा सर, ठीक है, वो आप अपने आप सोचिएगा, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है कि ये सब बात तो ठीक है, अब आगे क्या, एक और समस्या थी। इतनी समस्याओं के साथ ये मॉडल बंद होने जा रहा है। 23 नंबर पे एक और समस्या सुन लीजिए, लास्ट समस्या, इनका कॉन्ट्रडिक्शन था, इट वॉज या इट हैज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, अभी आपने पढ़ा नहीं है क्या होता है, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे, आगे तो भी आप बहुत कुछ पढ़ेंगे। इसमें से आपने ध्यान दीजिए, ये जो आपने अभी लिखा हुआ है कौन सा, फाइन स्पेक्ट्रल लाइन, ये भी आपने पढ़ा थोड़ी है अभी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फाइन स्पेक्ट्रल लाइन पे मैं सिर्फ इतना ही पढ़ा छोड़ दूंगा, तो आप मेरे को समझे नहीं अभी तक, ठीक है। फाइन स्पेक्ट्रल लाइन तो अभी मैंने सिर्फ लिखा है कि क्या होती है, बस ऐसे लिख दिया कि स्पेक्ट्रल लाइन है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी होती हैं। अभी तो मैं वो बता रहा हूँ जो चूरन वाली जनता बताती है, थोड़ा बहुत बता देती है कि इसके अंदर घुस जाओ तो दिख जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ, ठीक है। और बोर इनको क्यों नहीं समझा पाया, और अगला मॉडल जो था फील्ड का वो इसे कैसे एक्सप्लेन कर पाया, उसे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ भी इस आदमी का कॉन्ट्रडिक्शन था, मतलब वाद विवाद था। जो ये कहते थे वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मैच नहीं करता था। अब सवाल उठता है, ये बात हम तभी समझ पाएंगे जब हम समझें कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि मोमेंटम और पोजीशन, अगर आप शॉर्टकट में समझें तो शॉर्टकट में इस आदमी ने कहा था कि मोमेंटम और पोजीशन दो बातें एक साथ किसी मूविंग पार्टिकल की डिफाइन करना करेक्ट तरीके से सही बता पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पोजीशन बताएंगे तो आप मोमेंटम को मिस कर देंगे, और अगर आप मोमेंटम को सही बताने पे जाएंगे तो आप पोजीशन को थोड़ा मिस करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाएंगे। तो अगर आप इसको भी सही बताना चाहते हैं, इसको भी सही बताना चाहते हैं, तो एक मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को बता पाना सही एक साथ साइमल्टेनियसली, कि वो है कहाँ और मूव कैसे कर रहा है, ये दोनों बातें बता पाना, है ना, ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है। यही बताया था किसने, हाइजेनबर्ग ने। लेकिन बोर तो क्या कहते थे, बोर कहते थे भाई साहब हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बोर का इलेक्ट्रॉन देखिए, बोर का पहली शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आराम से मस्त ऐसे, वो कहते हैं आर रेडियस पे घूम रहा है, देखो R1 रेडियस पे घूम रहा है। उन्होंने पहली शेल पे कितनी दूरी पे घुमा दिया, R1 रेडियस पे, और कहा मोमेंटम भी बता दिया। V का फॉर्मूला निकाला, क्यों, क्या बोर ने बताइए V का फॉर्मूला निकाला, तो क्या बोर ने मोमेंटम निकाल दिया, यस।
क्या बोर ने रेडियस का फॉर्मूला निकाला? तो बोर ने पोजीशन नहीं बता दी, पोजीशन नहीं बता रहा, मोमेंटम बता रहा, बोर सब बता देते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग कहते हैं कि दोनों को बता पाना सही सही पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं एक को निकालेंगे तो दूसरा चला आता है, समझ पा रहा है? एक को निकालें तो दूसरा जो है गुस्सा हो जाता है। पोजीशन निकालेंगे मोमेंटम में एरर हो जाएगी, मोमेंटम निकालेंगे तो पोजीशन में एरर हो जाएगी, और दोनों एक साथ निकालेंगे तो दोनों में थोड़ी थोड़ी एरर होगी, और वो जो थोड़ी थोड़ी एरर होगी उसकी जो मिनिमम एरर होगी, उस मिनिमम एरर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको बोलते हैं डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। इसकी वैल्यू बताई थी हाइजेनबर्ग, वो आगे चर्चा होगी जब आप आगे बढ़ेंगे। कितनों को इतनी बात समझ में बोर्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्या किसके जीवन में नहीं होती सर? बोर भी तो आदमी ही है। मेरी समस्या सुनोगे सर तो बोर की भूल जाओगे, मेरी इससे भी ज्यादा है। हाँ भाई ठीक है, तो इस इतनी समस्याओं के बाद आपको ये बोर मॉडल खत्म होता है यहाँ पे आकर के। अब हम लोग आगे चलते हैं। बोर मॉडल कितने को समझ में आ गया प्रॉपर्ली सब कुछ समस्याओं के साथ बात? 24 नंबर पे आइए। 24 नंबर पे हम लोग अगला मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। अगले मॉडल ने इस मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उनका नाम था समरफेल्ड मॉडल। तो अगला मॉडल जो आप पढ़ने जा रहे हैं समरफेल्ड मॉडल। अब ये थोड़ा कठिन मॉडल है, ये आपके बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है कि मतलब बहुत डिटेल में आपको पढ़ना हो, लेकिन हाँ इसमें कुछ काम की बातें ऐसी हैं जो आप नहीं पढ़ेंगे अगर तो आपको की पॉइंट ही नहीं समझ में आएंगे। ये सारी बातें खोल के रख देगा, तो इसको समझना तो आपको थोड़ा पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि ये सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ठीक इसका मतलब जैसे हमने बोर को 100 पढ़ा है तो इसको आप 20 तो पढ़ेंगे, इतना तो पढ़ने का है सिर्फ। कुछ बातें इसमें आती हैं और आई दिखा भी दूंगा आपको पुराने साल क्या कहा इस आदमी ने, अकॉर्डिंग टू समरफील्ड। अच्छा इसको ज्यादा क्यों नहीं सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि टफ है थोड़ा, वो आपको पहचानते हैं और आप उनको, यही भरोसा ही तो दोनों को जिंदा रखता है। देखिए समरफील्ड के अकॉर्डिंग शब्द उनके बोल में रहा हूं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। अब ऐसा कहते ही भाई साहब हंगामा मच गया, अरे क्या कह गया ये आदमी, बोर तो कुछ और ही दिए जा रहे थे, इसने भाई साहब कुछ और ही कहानी बता दी। एंड फिर उसका इन्होंने एंड लगाया। देखिए इतना बोलते बिल्कुल तहलका मच गया, बोर आगे भैया तुमने इलिप्टिकल बोल दिया, हम सर्कुलर पढ़ा गए हैं। देखिए वो स्फेरिकल ऑर्बिट करके जाते थे, ये वो सर्कुलर मोशन करा रहे थे, ये भाई साहब इलिप्स में घुमा दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इलिप्स में घूमेगा फिर तो सारे कंसेप्ट ही गलत हो जाएंगे। इलिप्स तो ऐसा होता है अंडाकार आकृति, तो अगर अंडाकार आकृति में से घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो फिर तो रेडियस रेडियस होगी, इसकी रेडियस तो फोकस से इसकी डिस्टेंस तो चेंज होती रहती है, तो सारी कहानी बदल गई। तो क्या बोर ने सबको झूठ पढ़ाया? क्या पीछे वाले सारे पेज फाड़ दूं और यहाँ तो स्लाइड है तो क्या करूं, स्लाइड को क्या कंट्रोल और डिलीट मार के हमेशा के लिए गायब कर दूं? या फिर इन्होंने थोड़ा सा सम्मान बोर को किया तो इन्होंने कहा एंड लगा लो, बोर देखिए इतना भड़क गए तो इन्होंने एंड लगा लिया। इन्होंने कहा एंड द सर्कुलर ऑर्बिट, बहुत हो जाता है, सर्कुलर ऑर्बिट इज द स्पेशल केस। वो ने पूछा हमने जो सब पढ़ा रखा है वो सब क्या है, तो इन्होंने कहा वो स्पेशल केस है, वो जनरल केस नहीं है। लेकिन गलत नहीं तुम्हारा भी, तो इन्होंने कहा कि साहब तुम्हारी बात भी पूरी गलत नहीं है, तुम्हारा जो केस तुमने बताया सर्कुलर ऑर्बिट वाला वो एक स्पेशल केस है, जनरल केस अगर पूछोगे तो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है। ठीक है पूरा सच ये, बोर ने आधा सच बताया था। अब इन्होंने कहा कैसे समझाओ, थोड़ा अंदर चलिए। 25 नंबर पे इस आदमी ने जब घुमाया देखिए इलेक्ट्रॉन को, तो इसने कहा इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता है अंडाकार आकृति, बराबर। इसमें एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस होती है, तो ये मेजर एक्सिस है और ये नीलू जो है ये माइनर एक्सिस है। देखिए मेजर एक्सिस बढ़ गई, माइनर एक्सिस छोटी है, इतनी तो मैं समझते हूँ सब। पूछा इलेक्ट्रॉन कहाँ है मेरे दोस्त, तो कहा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन को दिखाना है तो ऐसे देखो, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, तो वी रफ्तार लेके ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। इन्होंने कहा ये तो कमाल ही हो गया। बोर ने तो कहा कि साहब सर्कुलर घूमता है, इन्होंने कहा इलिप्टिकल घूमता है। इलिप्स के देखिए दो फोकस होते हैं, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे फोकस होता है। ठीक है, इनसे पूछा न्यूक्लियस कहाँ होगा, कहेंगे यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो इस फोकस पे अगर आप न्यूक्लियस को माने, ये देखिए फोकस है किसका, इलिप्स का, इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो आप समझाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की दूरी अभी फिलहाल यहाँ से देखिए इतनी, देख पा रहे हैं?
तो समरफील्ड ने बताया कि ये जो डिस्टेंस है इसको बोला कि रेडियल फैक्टर, और एक एंगल बना के घूम रहा होगा इसको बोलेंगे एंगुलर फैक्टर। यहाँ पे देखिए दो फैक्टर डाल दिए समरफील्ड ने। समरफील्ड ने कहा केवल एक फैक्टर नहीं होता है, एक रेडियल फैक्टर होना चाहिए और एक एंगुलर फैक्टर होना चाहिए। ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन आप डिफाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है। रेडियल फैक्टर को r से डिफाइन किया गया, एंगुलर फैक्टर को थीटा से डिफाइन किया गया, और इन दोनों फैक्टर को अगर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे तभी आप समझा पाएंगे इलेक्ट्रॉन इस समय कहाँ है। जबकि बोर क्या कहते थे, बोर कहते थे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, थोड़ी और चर्चा करें इसके अंदर। तो इन्होंने और क्या जानकारी दी, इन्होंने कहा ये मेजर एक्सिस है इलिप्स की, और ये छोटी वाली माइनर एक्सिस है। फिर इनसे पूछा कि मेरे दोस्त ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रास्तों पे घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिफाइन कैसे करोगे? तो इन्होंने पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक रेशियो से डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि जो मेजर एक्सिस है और जो माइनर एक्सिस है उसका जो रेशियो होगा वही डिफाइन करेगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे इलिप्स पे घूम रहा होगा। ध्यान दीजिए, एक्सिस डिवाइड बाय माइनर एक्सिस का जो रेशियो होगा उसी से डिफाइन होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे इलिप्स पे घूम रहा होगा। वो इलिप्स ऐसा होगा जैसा बना है, देखिए ऐसा, या फिर वो इलिप्स थोड़ा अलग होगा, इससे छोटा होगा, ऐसे, या इससे बड़ा इलिप्स होगा, ऐसे, और फ्लैट इलिप्स होगा। वो कैसा इलिप्स होगा ये सब मतलब डिफाइन करने के लिए आपको इसका रेशियो निकालना। ठीक है, तो इनका पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस पे। मेजर एक्सिस को इन्होंने फंक्शन से डिफाइन किया, इसको बोला n। माइनर एक्सिस को डिफाइन किया इन्होंने k से। तो इन्होंने कहा n by k, ये जो रेशियो है ये बताएगा कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अगर आप n by k निकाल लें तो आपको आइडिया लग जाएगा इलेक्ट्रॉन कौन से रास्ते पे घूम रहा है। इन्होंने कहा और बताओ, भी बढ़िया लग रहा है, कितनों को इतनी बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी। अभी आपने पूरा तो नहीं समझा, यकीन मानिए आपने बहुत कम समझा है, अभी आपको समझना पड़ेगा बहुत कुछ, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इतना समझ में आया थोड़ा बहुत क्या चल रहा है। 26 पे, चलिए 26 पे इनसे पूछा कि मेरे दोस्त n इज इक्वल टू 4 में तुम क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा होगा? तो इन्होंने कहा कि n इज इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन एक ट्रेजेक्टरी परफेक्टली फॉलो नहीं करता है किसी भी शेल में। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल एक ट्रेजेक्टरी पे ऐसे नहीं फॉलो करता कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, इसी को हमेशा फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता रहता है, देखिए थोड़ा बहुत। तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है क्लाउड की तरह होता है, कभी इधर भागे, कभी छोटा सा पार्टिकल है, कभी इधर कभी इधर कभी किधर, तो मतलब पाथ से डेविएट होता रहता है। तो इसके कई सारे पाथ होते हैं। तो इन्होंने समझाया कि एक फॉलो, अभी आपने पूरा तो नहीं समझा, यकीन मानिए आपने बहुत कम समझा है, अभी आपको समझना पड़ेगा बहुत कुछ, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इतना समझ में आया थोड़ा बहुत क्या चल रहा है। 26 पे, चलिए 26 पे इनसे पूछा कि मेरे दोस्त n इज इक्वल टू 4 में तुम क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? तो इन्होंने कहा कि n इज इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन एक ट्रेजेक्टरी परफेक्टली फॉलो नहीं करता है किसी भी शेल में। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल एक ट्रेजेक्टरी पे ऐसे नहीं फॉलो करता कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, इसी को हमेशा फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता रहता है, देखिए थोड़ा बहुत। तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है क्लाउड की तरह होता है, कभी इधर भागे, कभी छोटा सा पार्टिकल है, कभी इधर कभी इधर कभी किधर, तो मतलब पाथ से डेविएट होता रहता है। तो इसके कई सारे पाथ होते हैं। इन्होंने समझाया कि एक इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर सिर्फ एक पाथ पे नहीं चलता है, वो कई सारे पाथ पे चलता है। तो उसके पॉसिबल पाथ आप निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, n by k। इनसे पूछा k कैसे डिफाइन करोगे? इन्होंने कहा n इज इक्वल टू 4 के लिए या किसी भी n के लिए, किसी भी n के लिए, किसी भी गिवन n के लिए, जनरल बात कर लो। इनसे पूछा कि k को n को रिलेट तो करो। इन्होंने कहा फॉर एनी गिवन n, जो k की वैल्यूज होंगी कहां से कहां तक, n से शुरू करिए, बताते जाओ, अगला इंटीजर n - 1, अगला इंटीजर n - 2, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ 1 तक पॉसिबल होगी। इन्होंने कहा कि किसी n के लिए इतने सारे k होते हैं और इन सब में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है n by k में। n by k में मतलब n by n में भी घूम सकता है, n upon n - 1 में भी घूम सकता है, n upon n - 2 में भी घूम सकता है, n upon 1 में भी घूम सकता है। समझ पा रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे चौथी शेल में अगर आप आ जाए तो इससे पूछा कि फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन कहां कितने पाथ फॉलो करेगा, थर्ड में कितने फॉलो करेगा, सेकंड में कितने पाथ पॉसिबल है, और फर्स्ट शेल में कितने पाथ पॉसिबल है, समझाओ। तो इन्होंने कहा n by k से समझ लो और k की वैल्यू लिख लो पहले। n इज इक्वल टू मान लीजिए 4 है तो k क्या क्या होगा, समझाओ। n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 1 है, तो k बताओ क्या क्या होगा। इन्होंने कहा k देखो आगे लिखा हुआ, n से शुरू करो, k इज इक्वल टू क्या, n, फिर उसके बाद n - 1 तो 3 हो गया, n - 2, फिर आप घटाते जाओ 1, बस रुक जाओ। तो चार पॉसिबल वैल्यूज होंगी। n इज इक्वल टू 3 में कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, k इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो k इज इक्वल टू लिखोगे पहले n, देखो n यानी कि 3, उसके बाद उससे घटाते जाओ, 3 के बाद अगला इंटीजर 2, फिर 1, खत्म। नेक्स्ट में कितनी वैल्यूज होंगी k की, तब देंगे n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू n तो 2, फिर 1, नेक्स्ट वाले में n 1 है तो 1, खत्म, बस एक वैल्यू। हम इनसे पूछा कि इसका मतलब आप कहते हो कि कितने इतने पाथ पॉसिबल है ना। चौथी शेल में इलेक्ट्रॉन चार रास्तों पे चलना होगा, चौथी शेल में इलेक्ट्रॉन चार रास्तों पे चलेगा क्योंकि k की चार डिफरेंट वैल्यू है, तो n by k की भी चार डिफरेंट वैल्यू। कौन कौन सी, एक तो 4 by 1, देखो n by k निकालो, n upon k, 4 by 1, 4 by 2, 4 by 3, 4 by 4, क्या चार वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट में निकालो 3 by 1, 3 by 2, ये ट्रैजेक्टरी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। सेकंड शेल में 2 by 1, 2 by 2, अगले में 1 by 1। अब इसको एनालाइज करिए, इसमें जो ये वाला मामला है, ये जो तीन आपने लिखे हैं, जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर नहीं होती, लेकिन तो तीनों बराबर नहीं है,
ये तीनों इलिप्स है। और जो लास्ट वाला आपने बनाया ये क्या है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बराबर हो जाएगी तो वो स्पेशल केस बन जाता है। उसी को यहाँ पे डिफाइन किया था इन्होंने, कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट इज द स्पेशल केस जब ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस दोनों बराबर हो जाएंगी। मान लीजिए इस वाली मेजर एक्सिस को मैं छोटा कर लूं, इतना कर लूं, और माइनर एक्सिस इतनी रखूं, तो बताइए किस पाथ में घूमने लगेगा, सर्कुलर। तो बताइए सर्कुलर पाथ में होता क्या है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर हो जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो स्पेशल केस होगा, वो बोहर से मैच करता है। इन्होंने कहा ये वाली जो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कभी इस रास्ते पे भी घूमा होगा, सही बात है, लेकिन सिर्फ इसी पे घूमा होगा, ये सही बात नहीं। रिलैक्स। कुछ पहुंच रहा करंट। देखिए फिर आपसे कहता है मेरे दोस्त अगले वाले में आ जाइए। अगले वाले में आपसे कहता है अगर मान लीजिए ये जो तीन रास्ते आपने दिखाए हैं, इनमें से दो रास्तों में मामला कैसा है, इलिप्टिकल है, और जो आखिरी रास्ता वो कैसा है, ये सर्कुलर। यानी कि हर बार एक स्पेशल केस होगा, यानी कि बहुत झूठा नहीं था, वो आदमी सही था, उसने स्पेशल केस के बारे में डिस्कशन किया था, जनरल बात नहीं की थी। इलेक्ट्रॉन तीन ट्रैजेक्टरी पे चल रहा होगा, कभी इस इलिप्स पे, कभी इस इलिप्स पे, और कभी इस सर्कुलर पे, तीनों मिला के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। अच्छा, सेकंड शेल में क्या कहेंगे? सेकंड शेल में देखिए ये पॉसिबिलिटी क्या कहती है इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में, और ये क्या कहती है सर्कुलर। लास्ट में चेक करिए, ये लास्ट में क्या कहती है, सर्कुलर। यानी कि चारों में अगर आप चेक करें, चारों में ये जो नीली वाली ये सर्कुलर ऑर्बिट है, देखिए ये सी है प्लस डी, सी आ गया, देखो सी आ जाता है। देखिए ये वाला कौन सी पॉसिबिलिटी है, सी है, ये नीले वाले, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, और जो पीले वाले वो कौन है मेरे दोस्त, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये देखिए पीले वाले दोनों कौन है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये पीला वाला कौन है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो अगर आप बोर का मॉडल समझिए तो बोर का मॉडल तब सही हो जाता है जब n इक्वल टू k। तो व्हेन n बिकम्स इक्वल टू k तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है, और इस स्पेशल केस में मामला सर्कुलर ऑर्बिट बन जाता है। समझ में आ रही बात? और बोर ने सिर्फ इसी का जिक्र किया था। ध्यान दीजिए बोर की बात 100% कहां तक सही थी, 100% कहां तक सही थी, यहाँ तक। फर्स्ट सेल के बारे में बोर 100% सही बात बोल रहा था। बोर ने बताया कि अपना जो मॉडल दिया तो किसके बारे में दिया, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है, बोर खराब बात थोड़ी बोल के गया था, सारी इक्वेशन सही थी बोर। देखिए बोर ने अपनी इक्वेशन किसके लिए दी थी, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। उसने थोड़ी बोला था कि फोटॉन गिराओ सेकंड सेल में जाओ, उसने कहा था सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेल में घूमना होगा, फर्स्ट सेल में घूमेगा तो चाहे बोर ले लो चाहे कोई मॉडल लो, वन बाय वन पे घूमना होगा, यानी कि प्योर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। अब इसमें आप सब कुछ लगा सकते हैं, कौन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स बैलेंस, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज, 100% सही कांसेप्ट है, और यहां कोई कांसेप्ट गलती नहीं। यानी कि बोर फर्स्ट सेल के लिए 100% सही बात है। लेकिन अगर आप इसे एक्साइट करते हैं, जो कि बोर ने थोड़ी कहा कि इसको एक्साइट करके सेकंड में ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन है ना बोर के पास, तो बोर तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मॉडल बताते हैं, तो उन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन में कोई गलती नहीं की थी, ध्यान से देखें तो इसके लिए तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रॉन को आप सेकंड में घुमाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तब बोर ने झूठ भी नहीं कहा था, कुछ परसेंट सही कहा था, लेकिन बोर का सच थोड़ा हल्का पड़ने लगेगा। फर्स्ट सेल तक बोर 100% सही थे, सेकंड में थोड़े गड़बड़ हो गए, तो एक इलेक्ट्रिकल पॉसिबिलिटी है, थर्ड में बोर और ज्यादा गड़बड़ हो गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रिकल पॉसिबिलिटी, फोर्थ में बोर और ज्यादा गड़बड़ हो गया। मतलब जैसे जैसे शेल आप ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे बोर मॉडल थोड़ा थोड़ा गलत होता चला जाएगा, और जितना ऊपर की दिशा में चले जाएंगे बोर मॉडल में उतनी गलती बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बोर गलत नहीं बता रहे थे, एक पॉसिबिलिटी हर बार सर्कुलर ऑर्बिट की बनी रहती है, तो बोर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आप कहिए भाई साहब चौथी शेल में तुमने R4 निकलवा दिया था, बताइए R4 निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था? सर्कुलर ऑर्बिट का तो रेडियस निकाला था, R4 0.529, तो डल्ले से आपने सवाल लगाया n² बाय z, वो किसके लिए लगाया? इसके लिए R3 निकाला था, इसके लिए R2 निकाला था, इसके लिए R1 निकाला था। वो गलत नहीं था, लेकिन वो पूरा सच भी नहीं था। जैसे कई बार पूरा सच आपको ना पता हो, जो पता हो वो गलत नहीं होता है। आई लाइक इट। इतना मौज आ गई, तोड़िए कीबोर्ड तोड़िए, मौज आ रही तो, और नहीं मौज आ रही तो अपना दिमाग तोड़िए भाई साहब, पैदल है फिर। अगर आप बहुत यारी कंसेप्ट है, आप पैदल है, बहुत जोरदार पैदल है। अरे आप इसको धंधा ही कर दीजिए, फील्ड चेंज कर दीजिए, कुछ और करिए। तेरे लाल टमाटर बेचूं क्या सर, गोभी के खेत लगाओ तुम बैठ के। आइए आगे बढ़े, जहर देखने किस लेवल का है। अब मैं और थोड़ा समझा रहा हूँ थोड़ा सा और। अब इसका सवाल क्या था, देखिए सवाल इसमें जो आता है, पहला सवाल आता है कि अगर शेल में आप घूम रहे हैं, फोर्थ शेल में, तो कितने इलिप्टिकल और कितने सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सवाल आ चुका है। समझ पा? तो 3 इलिप्टिकल 1 सर्कुलर, थर्ड शेल में 2 इलिप्टिकल 1 सर्कुलर, सेकंड शेल में 1 इलिप्टिकल 1 सर्कुलर, फर्स्ट शेल में 1 सर्कुलर। ठीक है, ये आ चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। थोड़ा कंसेप्ट और अगर खोला जाए तो ध्यान दीजिए, समरफील्ड ने कहा था, एक डायग्राम बना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस डायग्राम। पूरा कंसेप्ट खोलने वाला मेरे दोस्त, अब जितना दिमाग से इकट्ठा कर लीजिए, अब पूरा कंसेप्ट खोलने वाला हूं। अगर आप चौथी शेल में घूमेंगे तो समरफील्ड ने क्या बताया पूरा कंसेप्ट, कि चौथी शेल में इलेक्ट्रॉन के पास 4 चॉइस होती है। जब n = 4 लेके बैठे होंगे तो k = क्या क्या होगा, तो आप कहेंगे k = होगा 4 3 2 1। इलेक्ट्रॉन के पास कितने रास्ते होंगे, 4 प्रकार के रास्ते होंगे। कौन कौन से? एक होगा 4/4, एक होगा 4/3, एक होगा 4/2 और एक होगा 4/1। अब इसमें से 4/4 वाला रास्ता है, ये होगा सर्कुलर ऑर्बिट, और बाकी जो 3 आपने बनाए वो इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो यहाँ दिखाए गए हैं। ये देखिए 1 2 और 3 ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, इन पे भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा कभी-कभी, और एक ये सर्कुलर ऑर्बिट, इस पे भी इलेक्ट्रॉन घूमता पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बहुत जगह मोशन करता है, उसका एक पर्टिकुलर पाथ नहीं होता है, क्योंकि वो क्लाउड की तरह भागता है। एक नंबर बात ये बताया समरफील्ड ने। दूसरी बात सुनिए ध्यान से, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो मेरे ख्याल से आपको ये बात भी समझ में आएगी कि जो 4 नंबर शेल होती है,
4 नंबर जो शेल होती है उसके अंदर अगर आप देखें, आपने पढ़ा होगा कि 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है। 4 एनर्जी लेवल होते हैं। एक शेल में एक एनर्जी लेवल नहीं होता है, कई सारे एनर्जी लेवल। जैसे चौथी शेल में आप अगर पढ़ेंगे आगे चल के, तो आप 1 2 3 और 4, ये 4 एनर्जी लेवल दिखाए जाएंगे। मेरे ख्याल से 4s 4p 4d 4f इतना तो आप जानते होंगे, आपने ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है, ठीक है। आप पूछे भाई साहब कि n = 4 में क्या हो रहा होता है, आप कहेंगे n = 4 में सिर्फ 4s थोड़ी होता है। n = 4 में 4 एनर्जी लेवल होते हैं, 4s 4p 4d और 4f। तो ये 4 एनर्जी लेवल आते कहां से हैं? 4 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी वाले पाथ होते हैं और हर पाथ की अपनी एनर्जी लेवल होता है, वहीं से 4 एनर्जी लेवल बनते हैं, वहीं से ये डायग्राम बना है। तो इसमें से ये कौन है? तो इसमें से आप कहेंगे ये वाला है 4f। 4f क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि f का जो कोड होता है, आप चेक करेंगे f सब ऑर्बिट का जो कोड होता है वो 4 होता है। हेलो, f सब ऑर्बिट का जो कोड होता है वो 4 होता है, अभी देखेंगे क्यों होता है। लेकिन 4f ये वाला है, इसके अंदर जो ये वाला ये 4d है, इसके अंदर जो ये वाला ये 4p है और इसके अंदर जो ये वाला ये 4s है। समझ में आ रही बात? ये 4s है, 4p है, 4d है, 4f है। ये 4 एनर्जी लेवल इसके अंदर प्रेजेंट है चौथी शेल में। ये जो 4 नंबर कोड है ये f को मिलता है, इसलिए मैंने 4/4 वाला दिखाया है। अभी आगे समझेंगे इस बात को। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये सब ऑर्बिट्स हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया सम फील्ड है, सब ऑर्बिट्स। सब ऑर्बिट्स का कंसेप्ट आया ही कहां से? यहीं से तो आया। देखिए ये क्या है, ये सब ऑर्बिट्स है। चौथी शेल है, चौथे ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट होते हैं और वो 4 सब ऑर्बिट 4 एनर्जी लेवल लेके चलते हैं, उन सब पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप थोड़ा और अंदर घुसें तो बताइए चौथे एनर्जी लेवल के अंदर कितने एनर्जी लेवल हो गए टोटल? अगर उसको मुझे 4 नंबर जो शेल नंबर है उसके अंदर कितने एनर्जी लेवल होते हैं? तो आप कहेंगे, आप अगर कहते हैं 1 एनर्जी लेवल तो आप बकवास बोल रहे हैं, आपको कहना चाहिए 4 एनर्जी लेवल होते हैं। तीसरी शेल में कितने एनर्जी लेवल होते हैं? अगर आपको मुझे तीसरी शेल में कितने एनर्जी लेवल होते हैं, तो तीसरी शेल में 3 एनर्जी लेवल होते हैं, दूसरी शेल में 2 एनर्जी लेवल होते हैं। अब अगर आपसे कहता है वो फाइन स्पेक्ट्रल लाइन वाला क्या कंसेप्ट है? अभी वो फाइन स्पेक्ट्रल लाइन वाला क्या कंसेप्ट है, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से, एक और कंसेप्ट आपको देता हूं सबड़ा। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बोला गया था, शुरुआत में जरा इस लाइन को पढ़िए, फिर मैं लौट के आता हूं इसी बात पे। ये जो लाइनें आप लिख रहे थे ये जरा इनको एक बार पढ़िए फिर से। यहाँ पे क्या कहा जा रहा था कि हर स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर एक फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना शुरू करें, वो भी इसी ने समझाया। स्लाइड नंबर 28 पर इनसे पूछा गया कि बताओ तुमने पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर दिया, सब समझ में आ गई बात। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर दिया, n/k से कोई दिक्कत नहीं। तुमने कह दिया कि n/k डिफाइन करेगा कि आप कौन से रास्ते पे इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। चौथी शेल में 4 रास्ते होंगे, वो भी समझ में आ गया। फिर आपसे कहा कि ये बताओ कि जब चौथी शेल में 4 रास्ते होंगे तो जब तुम चौथी शेल में घुमा रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो जो बोर कहा कहते थे कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, एनर्जी को कंजर्व लगाओगे ना, n = 4, n = 4, n = 4 में k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है 1, k की वैल्यू है 2, k की वैल्यू है 3, k की वैल्यू है 4, ठीक है। फिर आपसे पूछा था कि बताओ 4 पॉसिबिलिटीज भी आ गई, ये भी समझ में आ गया। इसके अंदर 4 रास्ते हैं, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4। अब ये बताओ वो जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज करते थे वो उसका क्या चक्कर है? तो इसने व्यक्ति ने कहा कि एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है एमवीआर की, वो सही मायने में nh/2π नहीं होती है। समरफील्ड ने उसको मॉडिफाई किया, कहा kh/2π लगाओ। क्या लगाओ? kh/2π। और जब k की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, अगर k की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी, इफ k becomes equal to n, तो वो स्पेशल केस बन जाएगा। और जब वो स्पेशल केस बन जाएगा तो फिर बोर वाली बात सही हो जाएगी। और स्पेशल केस में क्या कह दिया जाता है कि mvr = क्या हो गया? nh/2π। ये जो बोर आप पढ़ रहे थे, बोर ने हर बात स्पेशल केस के लिए बताई थी। तो एंगुलर मोमेंटम को बोर ने क्या बताया? nh/2π, लेकिन इसने क्या बताया? kh/2π। k की वैल्यू n से मैच कर जाती तो वो स्पेशल केस बन जाता है। और वो कौन सा केस होता है? सर्कुलर ऑर्बिट। मौज आ रही तो तोड़ते रहिए जरा, तभी लगेगा अगला कंसेप्ट बताया जाए कि आपका हो गया है। समझ पा रहे हैं? तो ये वाला जो मामला है ये स्पेशल केस है, ये सर्कुलर ऑर्बिट का केस है। इसमें क्या हो जाएगा? mvr = kh/2π जब आप लगाएंगे और k को n लगाएंगे तो ये बन जाएगा। ये बोर ने बताया था। अगला सवाल इसमें क्या था 29 नंबर पे, इसमें जो सबसे पॉसिबल क्वेश्चन है आने का, ठीक है, mvr = kh/2π जब आप लगाएंगे और k को n लगाएंगे तो ये बताएगा, ये बोल रहा है। अगला सवाल इसमें क्या था 29 नंबर पे, इसमें जो सबसे पॉसिबल क्वेश्चन है आने का, जिसके चांस ज्यादा है, वो ये है और जवाब ही चुका है कि हाउ मेनी इलिप्टिकल पाथ, हाउ मेनी सर्कुलर पाथ, काउंट करके बताओ। 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। देखिए आपसे कहता है चौथी शेल, तीसरी शेल है, दूसरी शेल है, पहली शेल है, ये n की वैल्यू है। आपको बताना इलिप्टिकल पाथ कितने पॉसिबल है और सर्कुलर पाथ कितने पॉसिबल, ठीक है। जरा बताइए n = 4 में सब में क्या एक सर्कुलर पाथ था? हेलो, क्या सब में एक सर्कुलर पाथ था कि नहीं? बताओ। यस, सब में एक पॉसिबिलिटी वाली थी। अच्छा, जितने n होते हैं उतने ही पाथ होते हैं टोटल। तो 4 नंबर वाली में 4 पाथ होंगे, अगर एक सर्कुलर का तो बाकी क्या होंगे? इलिप्टिकल होंगे, 3 इलिप्टिकल होंगे। देखिए इसमें 3 पॉसिबिलिटी होंगी, एक इधर गई तो 2 इधर जाएंगे। इसमें 2 पॉसिबिलिटी एक इधर गई तो एक इधर जाएगी। इसमें एक पॉसिबिलिटी एक इधर गई तो इधर 0 जाएगी। तो बोर की बात यहाँ के लिए 100% सही। ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे, देखिए यहाँ बोर ने क्या बोला था? सर्कुलर ऑर्बिट, बिल्कुल सही बोला था। ऊपर जाएंगे एक ये जुड़ गई, हल्का सा झूठ हो गया बोर का मॉडल। यहाँ ऊपर जाएंगे 2 इलेक्ट्रिकल पॉसिबिलिटी आ गई, तो ये देखिए वेटेज बढ़ रहा है, हल्का और झूठ हो गया। धीरे धीरे बोर की बात गलत होती चली जाएगी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे। एक बात। दूसरी बात आपसे पूछेगा nth शेल में कितने इलेक्ट्रिकल और कितने सर्कुलर, ये बता दो। ये सवाल डायरेक्ट आ चुका भी है। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर किया होगा तो एक लाइन हो जाएगा। बताइए nth शेल में सर्कुलर कितने? 1 सर्कुलर। सब इसमें लोग गलती कर जाते हैं, कुछ n आंसर टिक कर लेते हैं, तो ये आंसर इसका बन ही रहेगा। एक सर्कुलर पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है और बची हुई टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी? n। तो उसमें से एक इधर चली गई तो इधर कितनी बची? n - 1। कितना को समझ में आ गई? n- इलेक्ट्रिकल पाथ होते हैं और 1 सर्कुलर पाथ होता है, ये बताया समरफील्ड ने। समझ में आ गई? तो तोड़िए। तो जनरल आंसर आपसे पूछा जाएगा।
अब उसके बाद देखिए, जब ये समरफील्ड ने सब बातें बता दी बोर मॉडल के बाद, तो समरफील्ड ने ये नहीं कहा कि बोर गलत बोल रहे थे। समरफील्ड ने अपनी बात बोर के मॉडल में ऐड करी है। और भाई तुम स्पेशल केस हो, मैं जनरलाइज कर रहा हूं चीजों को। तो अगले टर्म पे जब आप पढ़ते हैं तो कहीं आपको लिखा मिलेगा ऐसा, बोर समरफील्ड मॉडल। तो आप कुछ किताबें अगर पढ़ेंगे तो समरफील्ड मॉडल के बाद या उसके आसपास ही आपको ऐसी हेडिंग लिखी मिल जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब बोर की बातें भी ठीक थी, उसमें समरफील्ड ने एडिशन किया तो नाम देते हैं बोर समरफील्ड मॉडल। तो ये सारी बातें समरफील्ड ने थोड़ी बताई, कुछ इसने बता दी थी ना। तो इसमें क्या पॉइंट है सुनिए ध्यान से। देखिए, बोर नाम का जो व्यक्ति था उसने एक क्वांटम नंबर दिया था एन नाम का, और जो समरफील्ड नाम का व्यक्ति था उसने एक नया क्वांटम नंबर मार्केट में लाया था जिसका नाम था एल। तो यहाँ पे पूछा जाता है एन कौन है, तो आप कहेंगे एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एन यहाँ पे कौन, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो है ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर, बराबर। तो आपसे पहला सवाल पूछेगा कि बताइए समरफील्ड ने कौन सा क्वांटम नंबर मार्केट में लाया था, एल। अच्छा, एल कैसे लाया था, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहले एक लाइन लिख लेते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर was given by समरफील्ड। इसने क्या किया था, के को मॉडिफाई किया था, ठीक है। देखिए के को कैसे मॉडिफाई किया, इसने कहा था जो एल की वैल्यू होगी के माइनस वन। पहले इसने के समझा के रास्ते समझा दिए। देखिए पहले इसने के समझाया, के समझाने से उसने रास्ते समझा दिए, ये सब बातें आपको समझ में आ गई। तो उसने कहा कि एक नया क्वांटम नंबर यहां डिफाइन किया, इसको बोला एल, और कहा एल की वैल्यू होगी के माइनस वन। इसमें भी कंसेप्ट अभी सुनते जाइए। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने कहा एन की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू होगी 4, के की वैल्यू होगी 3, के की वैल्यू होगी 2, और के की वैल्यू होगी 1। ये बता रहा पीछे आपको। फिर से पूछा एल क्या हुआ, जो आपने नया डिफाइन किया एल क्या है, तो इसने कहा एल इज इक्वल टू के माइनस वन। के में एक कम, तो ये 4 है तो ये 3 ले लो, ये 3 है तो ये 2 ले लो, ये 2 है तो ये 1 ले लो, ये 1 है तो ये 0 ले लो, 1 कम उससे, है ना। तो इन्होंने कहा कि ये डिफाइन किया नया कांसेप्ट। यहाँ पे जो एल नाम का कांसेप्ट डिफाइन किया उसको बोला एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये समरफील्ड ने दिया के से कनेक्टेड करके। अब सवाल उठता है कि इसको आगे चल के एल देना ही था। अब आपके तेज दिमाग में ऐसा आइडिया कौन रहेगा कि आगे चल के उसको अगर एल बनाना ही था तो सीधे एल क्यों नहीं दे दिया, मतलब वास्तव को एल क्यों नहीं कर दिया, के से क्यों कनेक्ट किया, पहले के को कनेक्ट किया। देखिए उसने, तो आप बताइए पहले पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसने n के बोला, तो ये के की जगह सीधे एल क्यों नहीं लगा दिया। ध्यान दीजिए, उसने एल लगा दिया तो एल की वैल्यू 0 यहाँ पे, देखिए एल की वैल्यू 0 पॉसिबल होती है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, लेकिन के की वैल्यू 0 नहीं पॉसिबल हो सकती। अगर आप के की वैल्यू 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अगर आप यहाँ के 0 लगा देंगे तो माइनर एक्सिस है, जो माइनर एक्सिस है उसे आपने 0 लगा दिया। अगर माइनर एक्सिस को आप 0 लगा देंगे तो बताइए ये जो माइनर एक्सिस है ये 0 हो गई। मेजर एक्सिस की वैल्यू है 4 और माइनर मान लो 0 हो गई। इस माइनर को छोटा करो, इतना छोटा और छोटा करो, इतना छोटा, 0 कर दो, एकदम गायब। मान ली गायब होगी तो बताइए इलेक्ट्रॉन में ये वाली एक्सिस ही गायब होगी, तो सिर्फ किस एक्सिस पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। और जब सिर्फ इस पे घूमेगा तो बताइए इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रॉन का रास्ता कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर इलेक्ट्रॉन का रास्ता हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ध्यान दीजिए अगर मैं के की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, जो कि मैं कर नहीं सकता टेक्निकली। अगर समरफील्ड ने के की वैल्यू को डिफाइन किया होता तो बताइए माइनर एक्सिस 0 हो जाती, और अगर ये 0 हो जाती तो ये वाली एक्सिस गायब हो जाती, तो रास्ता से v हो जाता। और अगर ये रास्ता हो जाता तो इलेक्ट्रॉन का रास्ता स्ट्रेट लाइन हो जाता, और अगर स्ट्रेट लाइन पे इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसी स्ट्रेट लाइन पे ये फोकस पे न्यूक्लियस भी तो है, तो इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और अगर वो न्यूक्लियस से टकरा गया तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा और मॉडल फिर से खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए के की वैल्यू को 0 डिफाइन नहीं किया गया। तो आपसे पूछे कंसेप्चुअल व्यक्ति कि के की वैल्यू को 0 क्यों नहीं डिफाइन किया जाता है, ये तो बात समझ में आई, थोड़ी देर मॉडल। ये कंसेप्चुअल बातें मेरे दोस्त है ना, बाकी पैदल तो बहुत लोग आपको पढ़ा देंगे। क्लियर है, की बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब देख पा रहे हैं एटॉमिक कितना जहर, किस लेवल का जहर है। नहीं समझ, फिर पूरा पैक करके फिर आपको छोड़ देंगे, ठीक है। आप सुनते रहिए मेरी बात, अभी मामला खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगा थोड़ा सा, सुनिए। इसको खत्म करना पड़ेगा, पैक करके छोड़ेंगे। तो यहाँ तक की बात भी आपको समझ में आ गई। के की वैल्यू 0 डिफाइन, देखिए के की वैल्यू 0 डिफाइन हो नहीं सकती थी, और क्योंकि उसे एक ऐसा क्वांटम नंबर बनाना था जिसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि आगे चलकर पढ़ेंगे श्रोडिंगर, तो श्रोडिंगर ने बताया था सॉल्व करके कि L 0 आता है, तो उसको L को कनेक्ट करना था 0 वैल्यू को, किससे, के से। तो उसने कनेक्ट कैसे किया, के माइनस। लेकिन के को 0 नहीं डाल सकता वो, क्योंकि के को 0 डाल दिया। इसमें सवाल पूछ सकता है आपसे, ये बताइए इसके मॉडल के अकॉर्डिंग के को 0 डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी क्या हो जाएगी, क्या बोलेंगे आप? अभी अगर के को 0 डाल दिया जाए समरफील्ड मॉडल में तो इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, और वो किससे टकरा जाएगा, न्यूक्लियस से, और एटम की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए आप 31 नंबर, थोड़ा सा और बर्दाश्त करिए। तो ये कंटिन्यू है आगे, बोर समरफील्ड मॉडल, इसी कंटिन्यू करें आगे। तो इनकी मिले जुले क्या बयान है लास्ट में, इस मॉडल में ये बताया गया, पहला बयान कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वो डिपेंड करती है केवल एन पे नहीं, बल्कि बट ऑल्सो ऑन एल। ध्यान दीजिए, जबकि बोर बता के कहते हैं कि भाई साहब दुनिया में एन ही होता है, बस एन से आप एनर्जी निकाल दीजिए, -13.6 z² समझ पा रहे हैं। लेकिन इसने क्या बताया कि एल को भी कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n3 to n2 will involve more than one energy values. ध्यान से बड़ी जो लाइनें लिखता हूं, ये बातें ऐसे बहुत ज्यादा, more than one energy values depends upon
वेरियस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल। अभी मैं सारी बातें डिकोड कर दूंगा, पढ़ते जाइए। दिस गिव्स द ऑकरेंस ऑफ ग्रुप ऑफ फाइन लाइंस observed in case of हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी क्या कहना चाह रहा है कभी जरा समझिए। इसको मैं समझा देता हूं पीछे एग्जांपल से, अभी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए एग्जांपल देखिए, अगर आपसे कहता है 32 नंबर पे, भैया आखिरी स्लाइड बहुत ध्यान सुनिएगा इसको। अगर आपसे कहता है मान लीजिए मैं n = 3 पे बैठा हूं, ठीक है, जितना दिमाग है सब इकट्ठा करिए। n = 3 पे बैठा हूं और n = 2 पे आ रहा हूं, तो आपसे मैंने सवाल पूछा कि n = 3 से n = 2 पे आने के कितने तरीके हो सकते हैं, टाइप करिए कितने तरीके। मैंने इसको मतलब नहीं रखा है। अभी क्या कहना चाह रहा है कभी जरा समझिए। ग्रुप ऑफ फाइन लाइंस observed in case of हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी क्या कहना चाह रहा है कभी जरा समझिए। इसको मैं समझा देता हूं पीछे एग्जांपल से, अभी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए एग्जांपल देखिए, अगर आपसे कहता है 32 नंबर पे, भैया आखिरी स्लाइड बहुत ध्यान सुनिएगा इसको। observed in case of हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी क्या कहना चाह रहा है कभी जरा समझिए। इसको मैं समझा देता हूं पीछे एग्जांपल से, अभी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए एग्जांपल देखिए, अगर आपसे कहता है 32 नंबर पे, भैया आखिरी स्लाइड बहुत ध्यान सुनिएगा इसको। अगर आपसे कहता है मान लीजिए मैं n = 3 पे बैठा हूं, जितना दिमाग है सब इकट्ठा करिए। n = 3 पे बैठा हूं और n = 2 पे आ रहा हूं, तो आपसे मैंने सवाल पूछा कि n = 3 से n = 2 पे आने के कितने तरीके हो सकते हैं, टाइप करिए कितने तरीके। 3 से 2 पे आने के कितने तरीके हो सकते हैं, n = 3 से n = 2 पे आने के कितने तरीके हो सकते हैं। ऑप्शन देता हूं, चलो 1 2 3 6 स्टार्ट। अब चेक करिए, पहचानिए अपने आप को। धूम ताना ना हो गया। देखिए आप सुनिए ध्यान से, लंबे में हो गया मामला, आप सुनिए ध्यान से। इसमें आपको कुछ नहीं आता है। फिजिक्स में भी हालांकि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा मेरे दोस्त, फिजिक्स में भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं आता। बी पांडे जैसे सचिन, आप सुनिए ध्यान से क्या कह रहे हैं यहाँ पे। n = 3 जो लेवल होता है ना, आप कहते हैं n = 3 ऐसा होता है और n = 2 ऐसा होता है। आपने कहा कि भाई ये तो पढ़ा है, n = 3 से n = 2 में आना, एक लाइन बनेगी, खत्म, 2 लेवल। ठीक, ये बकवास बात है। जो आप देखेंगे n = 3 को खोल करके, तो ये एक एनर्जी लेवल, इसके अंदर और भी एनर्जी लेवल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब n = 3 में घूमता है तो उसके पास 3 रास्ते होते हैं। हेलो, जब इलेक्ट्रॉन n = 3 में घूमता है तो उसके पास 3 रास्ते होते हैं, 2 इलेक्ट्रिकल, 1 सर्कुलर। तो टोटल अगर आप उसके पास रास्ते गिनेंगे तो आपको मिलेंगे ये 3 रास्ते। तो ये 3 रास्ते जो होते हैं वो 3 एनर्जी लेवल्स हैं। तो एक एनर्जी लेवल जो थर्ड शेल का है वो 3 एनर्जी लेवल में स्प्लिट रहता है। तो अगर आप यहाँ पे n = 3 की बात कर रहे हैं तो 3 नंबर वाले के अंदर एक एनर्जी लेवल नहीं बल्कि 3 एनर्जी लेवल। ये बात किसने बताई? समरफील्ड ने। वो अच्छा, ये अलग अलग एनर्जी लेवल क्यों बने? क्योंकि इनका एल अलग अलग है। ध्यान दीजिए, इनका एन तीनों का सेम है 3, लेकिन इनका एल अलग अलग है। अगर आप इनका एल चेक करने जाएंगे तो एक का एल आपको मिला मान लीजिए 0, तो ये एल = 1 ये है और एल = 2 ये है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बताइए इसमें 3 एनर्जी लेवल बढ़ गए। फिर उसके बाद आप कहेंगे n = 2 में कितने एनर्जी लेवल है? n = 2 में 2 एनर्जी लेवल होंगे, 1, और ये सब पास होते हैं काफी। तो यहाँ पे आप बताएंगे कौन कौन से? l = 0 एक रास्ता ये, l = 1 एक रास्ता ये, दो एल डिफाइन है यहाँ पे। ठीक है, आपसे कहता है n = 1 में कितने एनर्जी लेवल होंगे? तो आप कहेंगे n = 1 में एक एनर्जी लेवल होगा। अगर आप पूछता है n = 1 में कितने एनर्जी लेवल होंगे, तो आप कहेंगे इसमें तो एक ही एनर्जी लेवल होगा। कौन सा? l = 0। समझ में आई बात? अब बताइए इसका पहले लेवल में सिर्फ एक एनर्जी लेवल होता है, दूसरे में 2 एनर्जी लेवल होते हैं, वो दोनों ये हैं। 2 रास्ते 2 एनर्जी लेवल, 3 रास्ते 3 एनर्जी लेवल। अगर आप सवाल पूछते हैं पहले में कितने रास्ते? एक रास्ता एक एनर्जी लेवल। ये शेल है और ये सब शेल है। ध्यान दीजिए, ये सब शेल है। सेल सब ऑर्बिट में डिवाइड हो जाती है, शेल सब ऑर्बिट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे तीसरी शेल 3 सब ऑर्बिट में डिवाइड होती है, 3 एनर्जी लेवल में, दूसरी 2 में एनर्जी में डिवाइड होती है। इसलिए दूसरी शेल में 2 रास्ते होते हैं इलेक्ट्रॉन के पास, तीसरी में 3 रास्ते होते हैं, पहली में सिर्फ एक रास्ता होता है। यहाँ तक बहुत सही बोल रहे थे। आपसे सवाल पूछा था मेरे दोस्त तीसरी से आप दूसरी का ये कितने तरीके होंगे, तो आप उससे पूछेंगे, अगर आप पैदल होंगे तो आप ये कहेंगे तीसरी से मैं दूसरी में आ रहा हूँ, मेरे पास एक तरीका है। अगर आप समझदार होंगे तो आप बोलेंगे तीसरी की कौन सी वाली से दूसरी की कौन सी वाली पे आऊं, तीसरी वाले की इनमें से कौन सी वाली से दूसरी वाली की इनमें से कौन सी वाली पे आऊं। ठीक है, तो उसने कहा टोटल बताओ, तो आप कहेंगे टोटल, तो फिर ऐसे बताएंगे कि l = 0 पे आना चाहता हूं। l = 0 पे आने के देखिए ऊपर से तरीके 1, अगला तरीका यहां से 2, अगला तरीका यहां से 3। l = अगर आप आते हैं अगले 1 पे, तो 1 पे आने के तरीके देखिए, l = 1 पे आना, 2 नंबर पे आना ना आपको, एक तरीका यहां से आओ, एक तरीका यहां से आओ, एक तरीका यहां से आओ। तो टोटल लाइंस अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ n = 3 और n = 2 के बीच में टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, उसका सही जवाब है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसमें फाइन लाइंस भी कंसीडर होंगी। समझ पा रहे हैं? इनमें कौन सी कंसीडर होंगी? ये जो पतली पतली बन रही है, समझ पा रहे हैं क्या है? ये फाइन लाइंस है। तो आंसर कितना होगा? 6। तो बताइए ये क्या है? ये फाइन लाइंस। ये कब दिखेंगे आपको? जब इस एनर्जी लेवल को अल्ट्रा रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको 3 लेवल दिखेंगे। इसको देखेंगे तो इसके अंदर आपको 2 लेवल दिखेंगे। ये क्या है? ये फाइन लाइंस है। ये 1 2 3, ये फाइन लाइंस है। ये जो 3 दिख रहे हैं आपको फाइन लाइंस है। टोटल लाइंस गिनेंगे स्पेक्ट्रल लाइन पे आपको मिलेंगे फाइन टोटल के ऊपर आएंगे तो ये तो बात समझ लीजिए। ये जो आपने बना रखा है इसको क्या बोलते हैं? जो आपने बना रखी है ये सब क्या है? ये सब फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस है। 1 2। तो बताइए क्या पीछे वाले सारे कांसेप्ट क्लियर है?
बोर ये तो बता पाए थे कि स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, बोर ये नहीं बता पाए थे कि फाइन स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, क्योंकि बोर को एल के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं पता था, बोर केवल एन समझते थे। n इक्वल टू 2 का मतलब एक एनर्जी लेवल होता था उनके लिए, 3 का मतलब दूसरा एनर्जी लेवल। लेकिन जब समरफील्ड आते तो उन्होंने ये खोजा। तो तो बस टोटल मौज की तोड़ी की नंबर नहीं, तुमने को भी तोड़ी नहीं क्या है। देखिए देखिए एल इक्वल टू 1 पे आना, 2 नंबर पे आना आपको। एक तरीका यहां से आओ, एक तरीका यहां से आओ, एक तरीका यहां से आओ। तो टोटल लाइंस अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2 के बीच में टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, उसका सही जवाब है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसमें फाइन लाइंस भी कंसीडर होंगी, समझ पा रहे हैं? इनमें कौन सी कंसीडर होंगी? ये जो पतली पतली बन रही है, समझ पा रहे हैं क्या है? ये फाइन लाइंस है। तो आंसर कितना होगा? 6। तो बताइए ये क्या है? ये फाइन लाइंस। ये कब दिखेंगे आपको? जब इस एनर्जी लेवल को अल्ट्रा रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको 3 लेवल दिखेंगे। इसको देखेंगे तो इसके अंदर आपको 2 लेवल दिखेंगे। ये क्या है? ये फाइन लाइंस है। देखिए ये 1 2 3 ये फाइन लाइंस है। ये जो 3 दिख रहे हैं आपको ये फाइन लाइंस है। टोटल लाइंस गिनेंगे स्पेक्ट्रल लाइन तो आपको मिलेंगे फाइन जोड़ करके पिछले। कितने को बात समझ में आ गई? तो ये जो आपने बना रखा है इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपने बना रखी है ये सब क्या है? ये सब फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस है। तो बताइए कि पीछे वाले सारे कांसेप्ट क्लियर? बोर ये तो बता पाए थे कि स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, बोर ये नहीं बता पाए थे कि फाइन स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, क्योंकि बोर को एल के बारे में कोई कांसेप्ट नहीं पता था, बोर केवल एन समझते थे। n इक्वल टू 2 का मतलब एक एनर्जी लेवल होता था उनके लिए, 3 का मतलब दूसरा एनर्जी। लेकिन जब समरफील्ड आते तो उन्होंने ये खोजा। कितने को बात समझ में आ गई? मौज आगे तोड़ी कीबोर्ड नहीं तुमने को भी तोड़ी। तो भाई यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर। देखिए एवरी स्पेक्ट्रल लाइन consists of several small spectral line and these spectral lines are known as fine spectral line। ये कब ऑब्जर्व होंगे? जब आप अल्ट्रा रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप लेंगे या सीमेन इफेक्ट या स्टार इफेक्ट के दौरान भी दिखती हैं। वो दिखती हैं तो बनती कैसी वो आपको दिखा देना है। ये लिख तो बहुत 50 लोग देंगे आपको पढ़ाने वाले, ये दिखा सिर्फ एक ही आदमी पाएगा, यकीन मानिए आप जाके घूम लीजिएगा। है ना? ये लिखा तो आपको बहुत लोग देंगे, ये दिखा सिर्फ एक ही आदमी पाएगा जो आपके सामने बैठा हुआ है। तो आप यहाँ समझिए he was not able to explain the concept of fine spectral line। कौन बोर? तो ये किसने दिखाया फिर इसकी फाइन स्पेक्ट्रल लाइन? समरफील्ड ने। तो समरफील्ड ने आगे चल के दिखा दिया कि ये फाइन स्पेक्ट्रल लाइन मिलती कहां से। क्लियर है? ठीक है भाई, यहाँ पे जाके समरफील्ड मॉडल भी खत्म होता है। कितने को मौज आ गई? चलिए फिर आप फिजिक्स का निकालते हैं। चलिए इतना रखते हैं। ठीक है। हेलो सर। हेलो सुनाई नहीं दे रहा है। अरविंद सिंह क्या कहना चाहते हैं? रेज हैंड क्या है? भारत में जीवन तो फाइन स्पेक्ट्रल लाइन आपको नजर आ गया सभी को? क्या होता है फाइन स्पेक्ट्रल लाइन? कैसे मिलती है? तो बताइए इसके अंदर ये एक आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आवाज? आपको आ रही? हाँ बहुत जबरदस्त आई। नमस्कार, ऐसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया। अकाउंट में मजा आ रही है? आज से पहले एलन के मॉडल में समरफील्ड वाला में कब तक भी बोल दिया कैसी जाने मिला? एलन की मॉडल में ये समरफील्ड मॉडल नहीं मिला ये कोई के लिए मेरे पास अकाउंट नंबर है। अरे सब नहीं है सबको क्या मॉडल बनाते हैं ना जब तक नहीं क्या और बोला नहीं समझता बात समझ आ गया सब मॉडल बहुत अच्छे चलो बात की फिजिकली बहुत थैंक यू बेहतर चलो चलिए खत्म कर। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार लगा सर आज का क्लास करके आपने तो बिल्कुल विजुअलाइज कर बस का नहीं मेरी बात करते हैं अगले टॉपिक पे कोई भी ना तुमसे मिला। नमस्कार कैसे हैं आप लोग? प्रथम वर्मा जी स्टार्ट एट आइकॉनिक लर्नर रेज्ड हैंड आवाज आएगी मेरे को कि मेरा माइक लगा हुआ है तुम ही बोलो 2 से 3 और होगा। हमारे बारे में वो लोग ज्यादा जानते हैं जिन्हें हम खुद नहीं जानते। ना खाना ना तुम सामने